नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं द न्यूज लॉन्चर पर। बिहार की राजनीति की खबरें लगातार आप लोग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और मजे ले लेकर सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। ये बात मैं बखूबी जानता हूं। क्यों? क्योंकि खेला ऐसा शब्द है जिससे हर आदमी को लगाव होता है। लेकिन अब बिहार की राजनीति एक अलग ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। जंगल राज 2 की बात कही जा रही है। किस तरह से 100 से ज्यादा राउंड फायरिंग हुई, कार्रवाई देर से हुई, अब बयानबाजी का नया दौर शुरू हो गया। तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री ने अपने हस्ताक्षर से निकाल दिए दो बदमाशों को, माफियाओं को। राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह कह रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव टिकट नहीं दिए थे पहले, उनकी पत्नी को टिकट नहीं दिए थे। याद कीजिए 2005 से पहले का समय, कैसे कानून व्यवस्था वो लेकर आए थे। तो ठीक है, बाप के करने का खामियाजा बेटे को भुगतना पड़ेगा, ऐसा राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह कहते हैं। लेकिन कहने, सुनने और कब कौन किसके साथ रहता है, कब कौन किसके खिलाफ रहता है, इन तमाम राजनीतिक किरदारों के बीच जाति भी एक अहम मुद्दा है। बिहार की राजनीति को आप जाति से अलग करके नहीं देख सकते, वो तमाम चीजें अपनी तरफ है। लेकिन अब क्या हो गया है कि बिहार की राजनीति आंकड़ों के फेर में उलझ कर रह गई है। 122 बनाम 101, 122 होगा या 101 होगा, 122 मिलेगा या 101 मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नीतीश कुमार के खेले के बीच में ये नंबर कहां से आ गया। ये नंबर ही तो है जो बार बार नीतीश कुमार साहब को खेला करने के लिए प्रेरित करते हैं, खेला करने के लिए मजबूर करते हैं। और एक बार फिर से नंबर का वही आंकड़ा बिहार की राजनीति को उलझाता हुआ नजर आ रहा है। अब एक जमाना था जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपने स्लीपर सेल को सेट कर रखा था। जी हां, ये बहुत दिलचस्प लग रहा होगा। आज जिस तरह से कांग्रेस के अंदर भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के स्लीपर सेल है, एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी के अंदर नीतीश कुमार के स्लीपर सेल हुआ करते थे, जो नीतीश कुमार द्वारा मांगी गई सीटों की संख्या तुरंत देने के लिए अपने नेताओं को तैयार कर लेते थे। नीतीश कुमार जिस जिस सीट पर हाथ रख देते थे, भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में बैठा हुआ वह नेता ये इंश्योर करता था कि भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक में, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में वो सीटें, उतनी सीटें जनता दल यूनाइटेड को दे दी जाए। लेकिन वक्त बदला, ऐसा बदला कि अब नीतीश कुमार साहब को पता नहीं कोई पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा, क्योंकि सांसद तो सब जा चुके हैं, विधायकों का फिलहाल कोई ठिकाना नहीं है। 2025 के बाद फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री आवास का मोह छूट नहीं रहा, मुख्यमंत्री की कुर्सी का जो मोह है वो छूट नहीं रहा। और इसलिए अनंत सिंह के साथ इतनी बड़ी वारदात हो जाए, उस पर भी चुप्पी साधे हुए हैं। और ये तमाम चुप्पी इसलिए है, या खेला करने या ना करने की क्षमता बची है या नहीं बची है। क्या नीतीश कुमार वाकई अब उस हालत में है कि मन लगे या ना लगे तो भी वो खेला कर दे, या उनकी राजनीतिक स्थिति परिस्थिति तमाम बदल गई है। या जिस चीज का मैं जिक्र कर रहा हूं, बार बार मैं जिस चीज का जिक्र कर रहा हूं, 122 बनाम 101, क्या इस खेले के फेर में नीतीश कुमार उलझे हुए हैं और फाइनल नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, फाइनल बातचीत का इंतजार कर रहे हैं। और फाइनल बातचीत किनके साथ? फाइनल बातचीत इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, जिनकी मदद उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रहते हुए की थी। याद दिला दूं, अटल बिहारी वाजपेयी गुजरात गए थे, नरेंद्र मोदी को राजधर्म की याद दिला रहे थे, लेकिन सहयोगी दल का मंत्री होने के बावजूद, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी के रहमो करम से मंत्री होने के बावजूद उस जमाने में नीतीश कुमार मदद कर रहे थे गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो अब एक बार फिर से उन्हें उन्हीं नरेंद्र मोदी से आस है। नरेंद्र मोदी पटना जाने वाले हैं, नरेंद्र मोदी बिहार जाने वाले हैं, और बिहार की धरती पर मिल बैठेंगे दो यार, यानी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, और फिर वो फॉर्मूला सेट करेंगे कैसे, किस तरह से चुनाव लड़ा जाए, और दिल्ली में बैठे हुए कुछ नेताओं की इच्छाओं को किस तरह से उस पर वज्रपात करते हुए इस गठबंधन को बचाए रखा जाए, बनाए रखा जाए। नरेंद्र मोदी कोई बहुत अच्छी भावना रखते हो नीतीश कुमार के प्रति, यह मैं कतई दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहां सवाल तो नरेंद्र मोदी की अपनी कुर्सी का है, यहां सवाल तो केंद्र सरकार में टिके रहने का है, प्रधानमंत्री बने रहने का है।
तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो 7 लोक कल्याण मार्ग जो आवास है प्रधानमंत्री का, मोह होना तो लाजमी है। साउथ ब्लॉक में जो प्रधानमंत्री का कार्यालय है, प्रधानमंत्री की कुर्सी है, उससे मोह होना तो लाजमी है। चाहे नरेंद्र मोदी हो या नीतीश कुमार, कुर्सी का मोह छूटता नहीं है। तो अब यह बड़ी चीज निकलकर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जाने वाले हैं बिहार, और वो नीतीश कुमार के साथ बातचीत का एक अंतिम दौर हो सकता है, बातचीत का एक अंतिम फॉर्मूला हो सकता है। और जो बिहार की राजनीति 122 बनाम 101 के फेर में उलझ गई है, उसको सुलझाने की कोशिश नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार बैठकर करेंगे, जिसे बाद में ग्राउंड जीरो पर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के अन्य नेता लागू करेंगे। अब आता हूं मैं उस फॉर्मूले पर। क्या है ये 122 101 का फॉर्मूला? महाराष्ट्र में क्या हुआ या महाराष्ट्र में क्या किया गया एकनाथ शिंदे के साथ? मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के मुंह से भी निकल गया था, उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार जी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। एकनाथ शिंदे के साथ क्या किया गया ये उनको पता है। अब क्या किया जा रहा है एकनाथ शिंदे के साथ ये भी उनको पता है। महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत दिलचस्पी रखते हैं नीतीश कुमार। जब वो रेल मंत्री होते थे, अगर आप मुंबई के लगभग लगभग जितने भी रेलवे स्टेशन है घूम आइएगा, सभी रेलवे स्टेशन पे बतौर रेल मंत्री नीतीश कुमार ने कुछ ना कुछ उद्घाटन जरूर कर रखा होगा, प्याऊ से लेकर और वेटिंग हॉल तक। कुछ जगह बोर्ड आज भी लगे हुए हैं। तो अब वो एकनाथ शिंदे के हश्र से डरे हुए नीतीश कुमार चाहते हैं कि एक बार फिर से बिहार में बड़े भाई की भूमिका ली जाए। नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि जितनी सीटें उन्हें पिछले बार के विधानसभा चुनाव में मिली थी, उतनी सीटें ही इस बार मिले, जबकि परिस्थितियां बदल चुकी है। नए साथी एनडीए गठबंधन में आ चुके हैं और यही जाकर वो आंकड़ा जिसने उलझा दिया बिहार की राजनीति को, 122 बनाम 101 का आंकड़ा, मैं याद दिला दूं 2020 का विधानसभा चुनाव, जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी सीटों का बंटवारा लगभग लगभग बराबर होना था। लेकिन चूंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि नीतीश कुमार के ईगो को सेटिस्फाइड करना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए एक जमाने में मजबूरी हुआ करती थी, तो फिर उस फॉर्मूले को नाम दिया गया, यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में जो फॉर्मूला बना, 122 नीतीश कुमार, 121 भारतीय जनता पार्टी, 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में इतनी सीटें लड़ेंगे। 122 यानी भारतीय जनता पार्टी से एक सीट ज्यादा नीतीश कुमार ने इसलिए ली क्योंकि उनको बिहार की राजनीति में यह दिखाना था कि वो बड़े भाई की भूमिका में है। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी को जो 122 सीटें मिली थी, उसमें से 7 सीट उन्हें जीतन राम मांझी को देना पड़ा था। यानी नीतीश कुमार की पार्टी 115 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी को जो 121 सीटें मिली थी, उसमें से 11 सीटें मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को भारतीय जनता पार्टी ने दी थी और 110 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी खुद चुनाव लड़ी थी। तो एक्चुअल जो फिगर है पिछले बिहार विधानसभा चुनाव का, जनता दल यूनाइटेड 115, भारतीय जनता पार्टी 110, वीआईपी 11 और हम यानी जीतन राम मांझी साहब 7 सीट। लेकिन स्ट्राइक रेट ने नीतीश कुमार का पूरा खेल गड़बड़ा दिया। चिराग पासवान मोदी के हनुमान बनकर बिहार की 134 विधानसभा सीट पर लड़े। ज्यादातर उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे। उसमें कई भारतीय जनता पार्टी के बागी उम्मीदवार भी थे। यह कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने हर तरह की मदद की चिराग पासवान को। चिराग पासवान की पार्टी खुद तो एक सीट जीत पाई, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया चिराग पासवान साहब ने। और जो नीतीश कुमार 2015 के विधानसभा चुनाव में 71 सीट लेकर आए थे, बिहार की राजनीति में बड़े भाई की भूमिका में थे भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले, 2020 के विधानसभा चुनाव में 28 सीटों का नुकसान हो गया, 43 पर आकर सिमट गए। भारतीय जनता पार्टी 53 से 74 पहुंच गई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने फिर महाराष्ट्र का जिक्र आ रहा है। उस समय जो चुनाव प्रभारी थे भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के, वो आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस साहब। फॉर्मूला बना दिया कि नहीं नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन उसके बाद गाहे बगाहे जब मन करता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, वो एहसान जताते हुए नजर आते हैं कि देख लीजिए नीतीश कुमार की सीटें हमसे कम थी, लेकिन हमने फिर भी वादा निभाया, हमने उनको फिर भी मुख्यमंत्री बनाया। नीतीश कुमार जैसे नेता के लिए ये शब्द एक तीर की तरह चुभते होंगे उनके मन में, उनके दिल में, और इसलिए इस बार वो रिस्क नहीं लेना चाहते। उन्होंने फिर से कह दिया कि नहीं 122 सीटें तो चाहिए ही चाहिए, इसमें से 2 4 5 6 7 अगर किसी को देना होगा तो जैसे पिछली बार हमने दिया था जीतन राम मांझी को, ऐसे हम दे देंगे। लेकिन अब समस्या की शुरुआत यही होती है
कि एक तरफ 122 का फॉर्मूला है, दूसरी तरफ 101 का फॉर्मूला है। ये 101 का फॉर्मूला क्यों आ रहा है? अब जो मोटा-मोटी एक तस्वीर निकलकर सामने आ रही है कि जितने नए राजनीतिक दल जुड़ गए हैं, आप देखिए कौन-कौन से नए राजनीतिक दल जुड़े हैं, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को एडजस्ट करना है। हम पहले उनके साथ था, जीतन राम मांझी केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनको सीटें देनी पड़ेंगी। 40 सीटों की मांग कर चुके हैं, 15-20 पे आकर टिकने की बात कर रहे हैं, कैबिनेट से इस्तीफा देने की बात भी कर चुके हैं वो। लेकिन जब बहुत ज्यादा मामला बढ़ गया तो पलटते लगे, मीडिया पर ठीकरा फोड़ते हुए नजर आए। दूसरे जो उनके साथ जुड़ गए हैं, जो चिराग पासवान पिछली बार अकेले लड़े थे 134 सीटों पर, वो इस समय एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, मोदी सरकार में मंत्री हैं, और यह कहा जा रहा है कि वो भी 40 से ज्यादा सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, यानी 40 से ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। अब एक और पक्ष है इसमें, एक और बहुत बड़े नेता हैं बिहार के, इतने बड़े नेता हैं कि कब वो एनडीए में रहते हैं, कब वो महागठबंधन में रहते हैं पता नहीं, कब वो जेडीयू में रहते हैं, कब वो नया राजनीतिक दल बना लेते हैं पता नहीं। शायद उनकी अभिलाषा होगी कि वो नए नए राजनीतिक दल बनाने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दे, तो उसी तरफ अग्रसर है उपेंद्र कुशवाहा साहब है। उपेंद्र कुशवाहा की भी अपनी पार्टी है, एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। कहा जा रहा है कि वो भी 10 से 12 विधानसभा सीटों की लिस्ट थमा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को। तो अब इन तमाम लोगों को एडजस्ट करना, यानी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, हम यानी जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी पर तो अभी तक डोरे डाले ही जा रहे हैं। यानी पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार ये कर रहे हैं कि मुकेश सहनी को किसी भी तरह से अपने पाले में लिया जाए। कहा तो यहां तक जा रहा है कि अंतिम समय में हो सकता है कि पशुपति पारस को भी अपने पाले में ये ले आएंगे। अभी तक चीजें क्लियर नहीं हो पा रही है। ये तमाम लोग चिराग पासवान के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान के पास तेजस्वी यादव की तरफ से भी ऑफर है, महागठबंधन की तरफ से भी ऑफर है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम पत्ते एक तरह से खुले रखे हैं, अपनी तमाम रणनीति एक तरफ से खुली रखी है, क्योंकि उनको पता है कि बिहार की राजनीति में कभी भी किसी की जरूरत पड़ सकती है, और इन तमाम लोगों को अगर एडजस्ट करना पड़ गया तो फिर किसी भी सूरत में नीतीश कुमार की पार्टी को एनडीए गठबंधन में बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए 100 या 101 से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती हैं। बाकी दलों की सीटों की भी संख्या कम की जाएगी। लेकिन इस बात को नीतीश कुमार बखूबी समझते हैं कि अगर 243 सदस्यीय विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 100 या 101 सीटें दी और बाकी सीटें गठबंधन के सहयोगियों को बांट दी, नीतीश कुमार से अगर एक सीट कम भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े करे, लेकिन सहयोगी दलों के जो उम्मीदवार होंगे उसमें से भी बड़ी तादाद में उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के ही होंगे। यानी चिराग पासवान के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में एक बड़ी संख्या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की होगी। जीतन राम मांझी के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में एक बड़ी संख्या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की होगी। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में एक बड़ी संख्या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की होगी। फिर यहां जिक्र महाराष्ट्र फॉर्मूले का आता है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की पार्टी ने जितने उम्मीदवार खड़े किए थे, उसमें से 17 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। तो अगर इस फॉर्मूले से नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहते हुए बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ा, तो फिर वो बड़े भाई नहीं बन पाएंगे। बड़े भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी ही रहेगी। और अगर इन तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी एनडीए गठबंधन फिर से चुनाव जीत जाता है, तो पहली संभावना यह होगी कि नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि लगातार 2 बार नीतीश कुमार की पार्टी से ज्यादा विधायक जिताने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर नेता ये नहीं चाहेंगे कि फिर से नीतीश कुमार के हाथ में कमान सौंपी जाए। हवाला उम्र का दिया जाएगा, हवाला उनके स्वास्थ्य का दिया जाएगा, हवाला बिहार की राजनीति में नए बदलाव का दिया जाएगा। लेकिन पुरजोर कोशिश की जाएगी कि अगर नीतीश कुमार की पार्टी के विधायकों के सीटों की संख्या कम हुई तो फिर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए। और नीतीश कुमार भी इस चाल को बखूबी समझते हैं, इसलिए वो अड़ गए हैं। और ये तमाम बयानों को देखिए, चिराग पासवान बाहर निकल कर आ रहे हैं, बीपीएससी के मुद्दे पर नीतीश कुमार सरकार की आलोचना कर रहे हैं, प्रशांत किशोर के आंदोलन की तारीफ कर रहे हैं। यहां तक बोल जा रहे हैं चिराग पासवान कि अगर मैं विपक्ष में होता तो मैं भी आंदोलन करता, क्योंकि बीपीएससी मामले में मेरे परिवार के लोग भी प्रभावित हुए हैं। पशुपति पारस बिहार में घूम घूम कर नीतीश कुमार के सरकार की आलोचना कर रहे हैं।
मांझी साहब का जिक्र मैंने कर ही दिया कि किस तरह से बिहार में घूम घूम कर ये कह रहे हैं कि एनडीए में अपनी ताकत दिखानी होगी। झारखंड में मेरा अपमान किया गया, दिल्ली में मेरा अपमान किया गया, मेरी रैली में इतनी भीड़ आती है, मुझे सीट नहीं दी जा रही। अब तो मेरे जो नेता हैं वो 40 सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन मैं 20 पर आकर मान जाऊंगा। ये तमाम बयान उसी घेरेबंदी को लेकर आ रहे हैं। ये तमाम बयान नीतीश कुमार को घेरने के लिए लेकर आ रहे हैं। ये तमाम बयान नीतीश कुमार पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए आ रहे हैं। और नीतीश कुमार ने एक बार फिर से इन तमाम बयानों और इन तमाम घेरेबंदी को तोड़ते हुए 122 का अपना फॉर्मूला सामने रख दिया है। अब यहां एक दिलचस्प बात बताता हूं आपको। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर भले ही विपक्षी दल के नेता तेजस्वी यादव सवाल उठाए, भले ही नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर प्रशांत किशोर सवाल उठाए, या जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के साथ थे तो उस समय चिराग पासवान भी सवाल उठाते थे, उस समय गिरिराज सिंह भी सवाल उठाते थे, उस समय बिहार से आने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद और केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री भी नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल उठाते थे। लेकिन एक बड़े दिलचस्प वाक्य का जिक्र करूंगा कि एनडीए सरकार का जब गठन होना था, यह तय हो गया था कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह ने यह संदेशा दे दिया था। उसके बाद पोर्टफोलियो के बंटवारे की बात आई। एक तरफ नीतीश कुमार बैठे हुए थे, उनकी पार्टी के कुछ नेता बैठे हुए थे, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे हुए थे और बिहार प्रभारी होने के नाते विनोद तावड़े बैठे हुए थे। ये मैं 2020 का जिक्र कर रहा हूं। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गृह मंत्रालय और प्रचार वाला एक विभाग होता है ना, जिस प्रचार वाले विभाग के जरिए नीतीश कुमार अपनी छवि चमकाते रहते हैं, उन दोनों मंत्रालयों का जिक्र किया गया। अब तक जो सुस्त और बिल्कुल शांत बैठे हुए नीतीश कुमार थे, वो तुरंत अलर्ट मुद्रा में आ गए, तुरंत अपने सोफे पर थोड़ा सा आगे बढ़े और उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये मंत्रालय तो हमेशा से मेरे पास ही रहा है, ये तो जनता दल यूनाइटेड के पास ही रहा है, तो इसमें बदलाव करने की कोई जरूरत है नहीं। तो वही नीतीश कुमार है, वो 122 के फॉर्मूले पे अड़े हुए हैं, क्योंकि वो बिहार की राजनीति को समझते हैं, वो नरेंद्र मोदी को समझते हैं। अमित शाह को समझते हो या ना समझते हो ये पता नहीं, लेकिन मैं इस बात को बखूबी जानता हूं कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को अच्छी तरह से समझते हैं। नीतीश कुमार गुजरात की राजनीति को अच्छी तरह से समझते हैं। नीतीश कुमार महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ किए गए व्यवहार को अच्छी तरह से समझते हैं। इसलिए 122 बनाम 101 के फेर में उन्होंने बिहार की राजनीति को उलझा दिया है, भारतीय जनता पार्टी को उलझा दिया है। भाजपा आलाकमान के दूत की हैसियत से शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, जो लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भाजपा आलाकमान की तरफ से एक दूत के रूप में आज बिहार की धरती पर है। निश्चित तौर पर संदेशा लेकर गए होंगे, लेकिन तमाम लोग ये जानते हैं, खासतौर से नरेंद्र मोदी, कि जब तक वो बातचीत नहीं करेंगे तब तक नीतीश कुमार को रोकना बहुत मुश्किल होगा। अब यह बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी फरवरी में, यानी तारीख जो बताई जा रही है 24 फरवरी को बिहार की धरती पर होंगे। एक बार फिर से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी एक मंच पर नजर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है, नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि 24 फरवरी के उस कार्यक्रम तक नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने रहे और 24 फरवरी को 122 बनाम 101 के फॉर्मूले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच वार्तालाप होगी, बातचीत होगी, जिसमें इस फॉर्मूले पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी कि क्या फॉर्मूला 122 बनाम 101 का ही होगा या इसमें कुछ हेरफेर होगा। और वही फॉर्मूला नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच में जो बातचीत होगी, वही ये तय करेगा कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में कौन सा राजनीतिक दल किस पाले में खड़ा नजर आएगा। महाराष्ट्र की राजनीति के अनुभव से सबक लेते हुए नीतीश कुमार कोई चूक नहीं करना चाहते, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए जब दोनों तरफ की सेनाएं महाभारत की तरह सज जाएंगी, तब वो मामला, तब वो असली मुकाम आएगा, जब तमाम राजनीतिक दल अपने अपने ठौर ठिकानों को लेकर अंतिम फैसला करेंगे। तब तक आप तमाम लोग खेले की बातें सुनते रहिए, खेले की बातें देखते रहिए, क्योंकि इसमें मजा भरपूर है, सस्पेंस भरपूर है। अंतिम नतीजा क्या होगा पता नहीं, लेकिन इस तरह की खबरों में आपको भरपूर मजा मिलता है, भरपूर इंटरटेनमेंट मिलता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।